ओके जी। तो यहाँ पे लिखा हुआ वेबसाइट। अब सवाल ये होता है, देखो नॉर्मली जब एक बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है किसी भी जगह पे, लोग पूछते हैं ना कि आपने क्या क्या पढ़ा है, आपकी किस लाइन में एक्सपर्टीज मौजूद है। अगर आप कहते हो कि मैं वेबसाइट डिजाइनर हूँ, एक सिंपल सा एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, वो पूछेगा आपसे कि यार वेबसाइट्स होती क्या है, व्हाट इज वेबसाइट या व्हाट आर वेबसाइट्स, वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंगली टू यू ऑल, व्हाट इज अ वेबसाइट, कि वेबसाइट क्या होती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबसाइट क्या होती है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जहां हम अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जहां से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, वो एक वेबसाइट होती है। बट एक्चुअली ये वेबसाइट की एक सिफ्त है। सिर्फ समझते हो, उसकी एक खुसूसियत है कि वेबसाइट से आप चीजें उठा सकते हो, वेबसाइट को चीजें अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन ऑल द थिंग्स। बट एक्चुअल में वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का एक मजमा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, उनका कोई बिजनेस है, तुम्हारा कोई बिजनेस है। बिजनेस ग्रो कैसे करता है, जब तक आप डिजिटली अपने आप को इंगेज ना करो लोगों के दरमियान, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या चलता है, कैसे चलता है, क्या है आपके पास, लोग कैसे आएंगे। अब तुम यकीन करो, तुम्हारे तुम्हारे लांडी में ये पार्टी रोल्स हैं, पार्टी रोल बना हुआ है ना पीछे की तरफ, एक रेस्टोरेंट है पार्टी रोल। उसको हम नहीं जानते थे, मैंने फेसबुक पे देखा, साइलेंट कर, मैंने फेसबुक पे देखा उसका एक ऐड आया पार्टी पार्टी रोल्स का। तो पता चला कि यहाँ पे पार्टी रोल है और इनके पास ये इनकी स्पेशलिटी, एक बहुत एक हैवी रोल इनके पास बिकता है। तो पता चला, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग से पता चला। तो बेसिकली वेबसाइट आज के दौर में एक इंतहाई अहम फैक्टर है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा कि वेबसाइट्स होती क्या है। यहां पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस किसको कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, कि कितने किस्म के वेब पेजेस होते हैं। सिर्फ दो किस्म के होते हैं, एक आपके पास होता है लोकल और एक आपके पास होता है ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब तुम हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कल को सोचा कि मैं कोई बुटीक का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। अब बुटीक में आप अपने जो आपके पास कपड़े होते हैं उन कपड़ों को प्रमोट करते हो ना, वेबसाइट्स के ऊपर डिस्प्ले करते हो। तुमने वेबसाइट बनाना शुरू करी। अब वो वेबसाइट तुम्हारे सिस्टम तक महदूद है, किसी को नहीं पता कि तुमने क्या बनाया, वो कहलाता है लोकल वेब पेज। और वेबसाइट बनाने के बाद तुमने अपलोड कर दी इंटरनेट के ऊपर, यानी सर्वर पे लाइव हो गई, वो हमारे पास किस में आता है, ग्लोबल वेब पेज के अंदर आता है। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास कितने किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। पहले हमारे पास होती है स्टैटिक वेबसाइट और उसके बाद हमारे पास आती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक, इन दोनों का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि पहले मैं यहाँ पे इन दोनों की ना पर्पजेस लिख देता हूँ। कि स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं कि जिसमें ओनली इसका मतलब समझ में आया आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिसाल दे, कोई एक मिसाल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। गूगल की वेबसाइट है, समझ, गूगल की वेबसाइट से तुम सिर्फ डाटा ले सकती हो, गूगल को दे नहीं सकती। यानी कि ऐसी वेबसाइट जहां से मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन गेट कर रहा हूँ, वो स्टैटिक वेबसाइट होती है। और ऐसी वेबसाइट जहां से इंफॉर्मेशन ले भी रहे हैं और उसको दे भी रहे हैं, जस्ट लाइक फेसबुक, जस्ट लाइक यूट्यूब, जीमेल, हॉटमेल, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना लोगों से, और वो भी लाइव कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स डायनेमिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये बहुत छोटी छोटी और बिल्कुल बेसिक मालूमात है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो बहुत कम लोग जानते हैं। दिस इज, कोई इसका मतलब समझा सकता है मुझे, ये क्या है, इसको कहते क्या है। दिस इज, तुम लोगों ने देखा बहुत बार होगा। मैं इस पूरे पूरे की बात कर रहा हूँ, जो पूरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको क्या कहते हैं। इसका एक प्रोफेशनल नेम है, इसका एक प्रोफेशनल नेम है, इसको क्या कहते हैं, एनी आइडिया।
अभी मैं लिखूंगा, तुम सब पहचान लोगे कि हाँ ये हम लोग पता है ये चीज क्या होती है। पढ़ो। यूआरएल, यूआरएल इसे कहते हैं यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब दुनिया में कहीं भी जाके इजीली गेट, यानी कि अपनी चीजों को देख लो। दुनिया में यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया में कहीं कहीं पे भी अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इजीली गेट कर लेना, वो कहलाता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। समझ में आई बात? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। देखो इसमें समझाने की चीज क्या है? अगर मैं नॉर्मली इतना, बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ तक, हम इसको फिर भी मैं तुम लोग के साथ इसको थोड़ा सा खुल के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं HTTP की। इसका मतलब क्या होता है? If someone is asking you what does it mean HTTP, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके फाइन। अब यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? ये चीजें वीडियो में रिकॉर्ड तो हो रही हैं, बट तुम लोगों पे सुनना भी उतना ही फर्ज है। उसकी एक वजह है, देखो मैं तुम लोगों को खुल के बता रहा हूं। अब से मैं हर क्लास में प्रीवियस क्लास को पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा वो मुझसे ठीक ठाक सुनेगा भी, क्योंकि अब यहां से हम अपने काम को लाइट मोड पे नहीं लेके चल सकते। MS ऑफिस तक चलता था, कुछ चीजें आगे पीछे हुई होती रही, ठीक है। कोशिश करना छुट्टी नहीं करो, और अगर छुट्टी कर लो तो वीडियो को काइंडली देख लो, ताकि तुम्हें पता चले कि आज के दिन हुआ क्या है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जो क्लिकेबल होता है, वो आपको मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर ले जाए। हाइपर टेक्स्ट, जिस तरह मोबाइल में आइकन्स होते हैं ना, वो हाइपर आइकॉन्स होते हैं, टचेबल आइकॉन्स होते हैं, जिन पर टच करो तो कुछ चलता है। तो हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जो कि कहीं आपको मूव करके ले जाए, जिनके ऊपर सर माउस लेके जाओ तो यूं ऐसे बन जाता है, जिसके ऊपर फिंगर की टिप आ जाती है ना, वो हाइपर टेक्स्ट होता है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल के सिनेरियो को समझो। मैं तुम लोग के सामने MS पेंट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। बस ये दो तीन चीजें इसको समझते हैं, फिर हम आगे अपने पर्टिकुलर कंटेंट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LS। इसका मतलब है लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, हमारे घर के सिस्टम लोकल सिस्टम होते हैं, जिन पे हम अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप वगैरह। अच्छा, ये हो गया LS। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक मिनट, SS। अब LS का मतलब लोकल सिस्टम, SS का मतलब सर्वर सिस्टम। सर्वर समझते हो ना? सर्वर किसको कहते हैं? ऐसी मशीन तो तमाम मशीन्स पे नजर रख के बैठती है कि कौन क्या कर रहा है। मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ ना स्क्रीन, तुम सबको दिख रही है, सर्वर ही तो है ये। मैं यहाँ से बंद कर दूंगा, सबके सिस्टम ऑफ हो सकते हैं। सर ये सर्वर का ही काम है ना। पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट कौन सी अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है? किसी को पता है? अगर YouTube बंद हो जाए, फेसबुक बंद हो जाए, कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है इस चीज की? ये जो आए दिन गेम बंद होते हैं, कौन कर रहा होता है? PTA, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो बेसिकली हमारे सर्वर्स इनकी जो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, इनके उसमें होते हैं। कुछ भी बंद होगा पूरे पाकिस्तान में, कोई भी नेट बंद होता है तो यहां से होता है, ये लोग वेबसाइट्स को डाउन कर देते हैं। अब हम समझ रहे थे ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक वेबसाइट खोली google.com, ठीक है। google.com जैसे इसने लिख के एंटर किया, हमारे ब्राउजर में गोल गोल सर्किल घूमना शुरू हो जाता है। वो क्या कर रहा होता है? वो सर्किल जाता है सर्वर के पास, सर्वर में जाके ढूंढता है कि ये चीज है या नहीं है। अगर सर्वर को मिल जाती है वो चीज, वो तुम्हारे सिस्टम में भेज देता है उसको। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि बाहिफाजत भेज देना, चला गया उसके पास। समझ में आ रहा है? मैं तेज तो नहीं जा रहा? नहीं सर। सबसे समझ, तुमसे ही पूछ रहा हूं, तेज जा रहा हूं, मुझे बोल देना कि समझ में नहीं आया। आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये कंटेंट समझ में आया होगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट जो कि क्लिकेबल होता है, और ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब बाहिफाजत ट्रांसफर हो जाना। उसके बाद हाइपर टेक्स्ट HTTP के बाद कौन सा सिंबल है? नहीं, ये
ये सेमीकोलन नहीं कहलाता, ये कहलाता है कॉलन कहलाता है। सेमीकोलन होता है अरबी में जा की तरह, जे। किसने? नहीं नहीं, सेमीकोलन ये नहीं होता, सेमीकोलन ये होता है, ये कहलाता है सेमीकोलन, और वो कहलाता है कॉलन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस कॉलम का मतलब होता है कंटिन्यू। इट मींस मेरी बात आगे कंटिन्यू है, मैं आगे और भी चीजें लिखूंगा। उसके बाद 2 स्लैश लगा दिए। अच्छा, अब देखो, अब तुम लोग के लिए एक सवाल है, एक ये स्लैश है, एक ये स्लैश है। अब मुझे बताओ फॉरवर्ड कौन सा है, बैकवर्ड कौन सा है? फॉरवर्ड पहले वाले कैसे? सोचो सोचो सोचो। चलो मैं आसान कर देता हूँ। आपकी ये कंफ्यूजन हिंदी में कहते हैं दूरदशा, वो मैं दूर दूर कर देता हूँ। जो स्लैश सीधे हाथ पे गिरता है वो फॉरवर्ड स्लैश है, और जो उल्टे हाथ पे गिरता है लाइक देयर, वो बैकवर्ड स्लैश है। अब जो ऐसे गिर गया, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये कहलाता है मेरा फॉरवर्ड स्लैश, और जो ऐसे आ गया वो कहलाता है बैकवर्ड स्लैश। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब यहां पर आओ, ये कौन सा स्लैश है? अबे अरे यार, ऐसे मेरे एंगल से देखो ना, मेरे एंगल से आगे देखो, बैकवर्ड है, ये है ही बैकवर्ड। अब ये क्या काम करता है? देखो, 2 स्लैशेस होते हैं, मैं तुम लोग को आसान करके समझाता हूँ। कोई मुझे कहता है यार लांडी में जाओ, लांडी में जाके ना तुम्हें फलाने बंदे से मिलना है। उसने सिर्फ इतना बोला है लांडी जाओ और बस बंदे से मिलो। मुझे ये नहीं पता वो बंदा है किधर। लांडी में फॉर एग्जाम्पल शहबाज नाम के 4000 बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगा 4000 में से? यानी कि जो मेरे पास ये वाला स्लैश होता है ना, दिस वन, इसका पर्पस ये होता है कि आप पर्टिकुलर जगह जाओ और पर्टिकुलर जगह से बंदा ढूंढ के ले आओ। यानी कि ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब मुझे पता है कि कौन सी चीज कहां पे मौजूद है। लेट सपोज बाहर कोई आता है, कहता है आपकी सेंटर में स्टूडेंट पढ़ता है जिसका नाम है अली, उसको बुला दें, अभी क्लास हो रही है उसकी। तो यकीनन इस सेंटर में आएगा बंदा, जो भी आपको बुलाने आएगा। सेंटर में 2 ही लैब्स हैं, एक नीचे एक ऊपर है। बच्चा कहीं ना कहीं तो होगा, नीचे की लैब में होगा या ऊपर की लैब में होगा। तो यानी कि उसको पता है कि बच्चा कहाँ होगा, किसी ना किसी लैब में मौजूद होगा, आएगा, ढूंढ के आपको बुला लेगा। तो फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब मुझे पता है कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कौन सी है। लेकिन बैकवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड है, ये यूज किया जाता है फॉर कॉलिंग एनी वेबसाइट वाया इंटरनेट। समझ में आया? यानी कि वेबसाइट्स को इंटरनेट से ढूंढ के कॉल करवाता है। अब ढूंढने से मुराद क्या है? देखो, हर वेबसाइट अलग अलग सर्वर पे होस्ट होती है, अलग अलग जगह पे बैठी होती है। तो ये बैकवर्ड स्लैश उसको ढूंढ के लाता है कि ये चीज कहां मौजूद है और किधर मौजूद है। ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा हो तो मुझसे मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इन पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं फिर से कह रहा हूं, देख लो। विच वन? ये बैक स्लैश की बात हो रही है। इसको ना एक रूल समझ लो कि बैक स्लैश का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें वेबसाइट्स को कॉल करवानी होती है। क्योंकि देखो, नॉर्मली वेबसाइट सिस्टम में मौजूद नहीं होती हैं, वो तो इंटरनेट की मदद से चल रही होती हैं। तो ये स्लैश हेल्प करता है वेबसाइट को ढूंढने में कि ये चीज कहाँ मौजूद है, किधर मौजूद है, खुद ही ढूंढ के ले आता है। कौन सा स्लैश? बैकवर्ड स्लैश। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चले आगे। उसके बाद क्या है? www। ये तुम लोग का फेवरेट, तुम लोग को पता है इसका मतलब। इसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये आधा नाम है, ये आधा नाम है, इसका जो पूरा नाम है ना, वो है WWWC। सी क्या है? सी स्टैंड्स फॉर कंसोर्शियम। ये वो बातें हैं जो नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होती हैं। नॉर्मली अगर आप किसी से भी पूछे ना, नॉर्मल ऐसा बच्चा जिसको ज्यादा नहीं पता, जिसने सिर्फ वेब डिजाइनिंग कहीं से पढ़ी हुई है, वो कंसोर्शियम उसको नहीं पता, क्योंकि सामने वाले को भी इतना ही पता है कि www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन अगर कोई तुमसे सवाल चेंज करे, पूछे कि ट्रिपल W है क्या,
मेरे सवाल दो हैं, एक व्हाट इज ट्रिपल डब्ल्यू और व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। दो दो सवाल हो गए ना। इसका मुखफ़िफ बताइए और इसका मतलब बताइए। आपने वर्ल्ड वाइड वेब बताया, आपने इसका मुझे एब्रीविएशन बता दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये करता क्या है। तो बेसिकली ट्रिपल डब्ल्यू जो होता है, ये आपकी वेबसाइट का क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट बनी है उनमें ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंडर्ड लगा हुआ है। ये ट्रिपल डब्ल्यू हर वेबसाइट के लिए स्टैंडर्डाइज हो चुका है। दुनिया की पहली वेबसाइट कब बनी पता है आपको? 1995 के अंदर द फर्स्ट वेबसाइट इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू गूगल 1995 में बनी। आई थिंक इट वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप। उस जमाने में एक ब्राउजर था नेटस्केप, जिस तरह आज क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपरा है, एज है। उस जमाने में नेटस्केप होता था। तो नेटस्केप ने बनाई थी पहली वेबसाइट, वो भी बनी थी टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान कोलैबोरेशन के लिए। एक साइंटिस्ट थे, वो कहीं पढ़ाते थे, तो उनकी कुछ रिसर्चेस थी, वो अपने स्टूडेंट्स में प्रमोट करना चाहते थे, तो उस जमाने में पहला वेब पेज बना था 1995 के अंदर। ये सवाल अमूमन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू के दौरान कि दुनिया की पहली वेबसाइट कब बनी, हिस्ट्री में क्या आता है। क्योंकि मैंने, तुम लोग को याद है, अभी मैं बताऊंगा, HTML का जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। जो भी हम पढ़ेंगे ना, कुछ ही देर में स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वर्जन 91 में आया था और 95 में पहली वेबसाइट बन चुकी थी। डेवलप्ड बाय नेटस्केप, NETSCAPE, नेटस्केप, ठीक है। तो ट्रिपल डब्ल्यू मींस ये वेबसाइट का स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। आगे चलें, कोई सवाल यहां तक? सर ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सारे सर्वर्स को कनेक्ट करता है? नहीं, ये स्टैंडर्ड बन चुका है। स्टैंडर्ड यार, मैं तुम्हें इसकी ना एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट। इसके लिए मुझे यहां तक कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है? आगे चलते हैं। अब आते हैं डॉट के ऊपर। डॉट का मतलब फुल स्टॉप, बात खत्म। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गूगल। यहाँ पे क्या आता है? कंपनी का नाम, गूगल, यूट्यूब, याहू, हॉटमेल, जीमेल, फलाना फलाना, ये सब क्या है? कंपनी का नाम है। तो डॉट के बाद हमेशा कंपनी का, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब वो है, शहबाज है, कल कोई सोचे कि यार मैं कोई सी फिशिंग के ऊपर कोई वेबसाइट बना लूं अपनी, तो ये अपना एक नाम सोचेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल shehbaztrading.com, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो www.shehbaztrading.com, तो डॉट के बाद क्या हो गया? कंपनी का नाम आ गया। तो यहाँ पे हमेशा कंपनी का नाम आता है। उसके बाद अगेन डॉट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कॉम। अब ये कॉम क्या है? देखो, एक होता है कॉम, एक होता है डॉट को, एक होता है डॉट पीके, एक होता है डॉट ओआरजी, एक होता है डॉट ईडीयू। डिफरेंट होते हैं। इनको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? एनीबॉडी कोई बता सकता है ये क्या कहलाता है? इसको तुमने तो पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत। इसको कहते हैं, वो सब छोड़ो, वो सब करना पड़ता है, मुझे पता है। वो जो तुम सोच रहे हो ना, तुम डोमेन और होस्टिंग की शायद बात करोगे मुझसे। मैं डोमेन होस्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि .com, .co, .pk, .org, .edu, ये सब होता क्या है? ये कहलाते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन समझते हो? इमेजेस में नहीं होता .jpg, वीडियो में नहीं होता .mp4, .mp3। ये जो mp4, mp3, jpg, png, ये सब क्या है? ये सब एक्सटेंशंस ही तो होते हैं हमारे। समझ? जैसे हम फाइल सेव करते हैं, एक्सटेंशन डालते हैं, फाइल सेव करते हैं, एक्सटेंशन में सेव करते हैं ना। जैसे कि HTML की फाइल है तो .html है, CSS की फाइल है तो .css है, तो ये सब एक्सटेंशंस होते हैं। इसी तरह वेबसाइट के भी एक्सटेंशंस होते हैं। कॉम का मतलब होता है कमर्शियली। पूरी दुनिया में .com बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव डोमेन होता है। अगर मैं तुम्हें आसान करके समझा दूं, फिर मुझे रिकॉर्डिंग को थोड़ा रोकना पड़ेगा, सुनो। उसके बाद तो खत्म हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की, जिस तरह NGOs होती हैं ना तुम्हारी, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो लगा लेती हैं ORG, लेकिन लाजमी नहीं है तुम .com लगा लो, वो ज्यादा अच्छा है। वेल, यहाँ तक किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है? एनी हाउ, ठीक है। फिर मैं यहाँ तक इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ।